नमस्कार दोस्तों, आरआरटी आईटी में चंद्र में आप सबका स्वागत है। मैं विमल स्वामी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज आपके लिए लाइव क्लास लेके आया हूँ। अपने क्लास जो है फर्स्ट ईयर की क्लास है। क्या लेके आया हूँ? तो अपनी क्लास, अपने जो रेगुलर क्लास चल रही थी उसके अंदर अपना सिलेबस जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, सिलेबस पूरा हो गया था। आज से अपने रिवीजन जो है इसका शुरू कर रहे हैं। रिवीजन के अंदर से अपने मोस्ट जो टॉपिक है हर एक चैप्टर के, उनको ध्यान में रखकर अपने रिवीजन जो है उसको करेंगे। आज से आपको रोज जो है इम्प्लॉयबिलिटी की क्लास जो है वो 10-11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आपको जैसे बता दें, कभी का जो लेक्चर है वो आपको सुबह फर्स्ट ईयर का 8 बजे, सेकेंड ईयर का 4 बजे, और जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको लेक्चर बताया वो कितने बजे होगा। अभी ये 3 क्लासें आपकी रेगुलर रहेगी। उसके अलावा जो भी होगा आपको बता दे रहा है। सबके मन में एक सवाल होगा, सर हमारा पेपर कब होगा, पेपर होने के क्या चांसेस है, कौन से महीने में होने के चांसेस है। तो अभी तक जो चांसेस आपके हैं वो जून और जुलाई के अंदर आपके चांसेस हैं। जून और जुलाई के अंदर, जून और जुलाई के अंदर आपके पेपर होने के पूरे चांसेस है। वो ऑनलाइन होगा आपका पेपर, आपको पता ही है ऑनलाइन पेपर ही करवाया जाएगा। तो आपको घर पे रहते हुए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो आज अपने फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को, तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो किस वर्ड से मिलकर बना है। तो कम्युनिकेशन वर्ड के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कौन से वर्ड से मिलकर बना है। कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिस्ट से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, सामान्य। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आपका कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आपके सामान्य। ठीक है, तो यहाँ से कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके बनता है कि कम्युनिकेशन जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है आपके कि संचार जो है वो उसका डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संचार किस तरीके से होता है, तो संचार के स्टेप यानी संचार के जो स्टेप्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेप जो है वो इस तरीके से है: आइडिया, एनकोडिंग, मीडियम, ये आपका माध्यम मीडियम, डिकोडिंग और फीडबैक। ये आपके सामने है: आइडिया, इनकोडिंग, माध्यम, मीडियम, डिकोडिंग और फीडबैक। ये संचार के अपने क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। तो आइडिया जो है, आइडिया का अर्थ हो गया आपके कि जो दिमाग के अंदर अपने संचार करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर कोई बात उत्पन्न होती है, कोई विचार उत्पन्न होता है। आइडिया को क्या कहते हैं, विचार उत्पन्न होता है। फिर उस विचार को अपने भाषा के शब्दों में उसको तब्दील करते हैं। तो जैसे मेरे अंदर विचार आया कि मुझे पानी पीना है, तो पानी पीना है तो उसको मेरे शब्दों में उसको, या प्यास लगी है, मेरे अंदर विचार आया प्यास लगी, तो प्यास लगी है तो वो क्या आ गया, विचार। उसको कम्युनिकेट करने के लिए मैं उसको शब्दों में यूज करूंगा। तो शब्द में कैसे यूज करूंगा कि मुझे पानी चाहिए, तो वो क्या हो गया, उसका एनकोडिंग हो गया। ठीक है, एनकोडिंग होने के बाद उसको क्या है, माध्यम के द्वारा भेज दिया जाता है। तो ये अपने जैसे संचार कर रहे हैं, तो इसका माध्यम जो है वो आपका वीडियो माध्यम है।
ठीक है, वीडियो जो है वो ऑडियो और MP4 का यूज करता है, तो ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं उसके अंदर। तो वो माध्यम है, वीडियो क्या हो गया उसका माध्यम, या मैं अपने विचारों को किताब में लिखकर आप तक पहुंचा सकता हूँ, तो वहां पे किताब क्या हो जाएगा, आपका माध्यम हो जाएगा। तो माध्यम को उसके बाद उसको डिकोड करता है, जैसे मैंने किताब में जो कुछ लिखा है उसको आप किस तरीके से समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या कहलाता है, उसका डिकोडिंग करना चाहिए। डिकोडिंग करने के बाद आप उसका क्या देते हैं, फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, फीडबैक का मतलब क्या होता है आपके, प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि जो है वो संचार का आखिरी चरण होता है। तो इसके ऊपर जो विषय पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर पूछा जाता है कि संचार जो है वो कब पूरा होता है। संचार का जो आखिरी स्टेप क्या है, प्रतिपुष्टि जो है वो इसका आखिरी स्टेप है। प्रतिपुष्टि से इसका संचार पूरा हो जाना माना जाता है। अगर आपने संदेश भेजा, उसको इनकोड किया माध्यम के द्वारा, किसी ने समझा, उसकी प्रतिपुष्टि नहीं की, तो यानी वो संचार पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो संचार जैसे मुझे प्यास लगी है, मैंने किसी को कहा पानी लेके आओ, वो जब पानी लेके आएगा और जब मैं पानी पी लूंगा तभी वो संचार जो है पूरा होगा, क्योंकि आइडिया क्या था, प्यास होगी। तो वहां पे संचार कब पूरा होगा, तो उसकी प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। तो ये संचार के स्टेप है, इसके ऊपर आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है संचार के प्रकार, टाइप। ठीक है, टाइप जो है वो बहुत ही समझने में, इसको अपने को आसान करने के लिए मैंने आपको थोड़ा वर्गीकरण करके संचार के प्रकार को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो संचार के प्रकार जो है, तो संचार के प्रकार आपके एक हो सकता है आपके दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर आपका संचार जो है वो एक होता है आपके ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, तिर्यक, और सीधा। तो संचार को दिशा के आधार पर रखते हैं, दिशा के आधार पर संचार को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, तिर्यक और सीधा। इनमें क्या फर्क है, जब संचार का जो है वो ऊपर से नीचे तक जाए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ उसका हो प्रवाह, तो वो कौन सा होता है, अधोगामी। नीचे से ऊपर तक उसका प्रवाह हो, वो क्या होता है, ऊर्ध्वगामी। तिर्यक क्या होता है, जब उस संचार का, अब आपको ये दोनों समझ आएंगे तब उसके नीचे जाएंगे। अब उदाहरण देकर इसको समझते हैं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का संचार का अर्थ क्या है। तो जैसे आप स्टूडेंट हैं और मैं जो हूँ वो टीचर हूँ आपका, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट से पद में क्या होता है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे पद को आपको देखना पड़ेगा कि टीचर का पद जो है वो स्टूडेंट से क्या होता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो वहां पे कुछ शब्दों का चयन जो है वो उस तरीके से करना पड़ता है, जैसे अपने बड़ों से बात करते हैं तो अपने को जो, या एक दोस्त से बात करते हैं तो शब्दों का चयन जो है वो अलग तरीके से अपने को करना पड़ता है। ये आप सभी को होता है और आप दिनचर्या में करते हैं। तो यहाँ पे जो संचार नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जो नीचे पद वाला अपने ऊपर वाले से बात करता है, तो ऐसा संचार क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी। और जब ऊपर वाला नीचे से बात करता है तो इस तरह का संचार क्या कहता है, अधोगामी। और तिर्यक संचार, जब आप जैसे यहाँ पे अपने अगर करें कि आपने इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक जो 2 ट्रेड है वहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का कोई बच्चा है तो वो इलेक्ट्रिशियन के टीचर से बात कर रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन के टीचर से वो बात कर रहा है तो वो नीचे के पद में है और वो टीचर जो है ऊपर के पद में है, तो इससे ऊपर वाला संचार है, ऊर्ध्वगामी प्रकार का संचार है। लेकिन कोई मैकेनिक टीचर का कोई स्टूडेंट है और वो जो है अपने इलेक्ट्रिशियन के टीचर से बात कर रहा है, तो इस तरह का संचार क्या है, तिर्यक है। क्यों, क्योंकि जो नीचे स्टूडेंट है और जो ऊपर टीचर है वो उससे सीधे संबंधित नहीं।
दोनों आपस में संबंधित नहीं है, सीधे तौर पे संबंधित नहीं है, लेकिन पद के रूप में वो उससे ऊपर ही है। और जो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं या हम साथी के साथ अपने बात करते हैं, उस तरह का संचार कहलाता है सीधा। तो दिशा के आधार पर संचार को क्या प्रकार से बांटा जा सकता है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, तिर्यक और सीधा। दूसरा आता है अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर जो है वो संचार के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। अभिव्यक्ति के आधार पर जो संचार है वो आपका दो टाइप का हो सकता है। शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक किसके आधार पर है, अभिव्यक्ति के आधार पर। शाब्दिक का अर्थ है जिसके अंदर शब्दों का प्रयोग हो, और अशाब्दिक का अर्थ है जिसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं हो। तो शब्दों का प्रयोग किसमें किसके रूप में किया जा सकता है, जैसे लिखित में शब्दों का प्रयोग किया जाता है और मौखिक, लिखित और मौखिक। यह आपके किस तरह के संचार है, शाब्दिक संचार, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। जबकि अशाब्दिक संचार जो है उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जैसे हाथ से इशारा करके कुछ चीज समझाना, या अपने जैसे हाथ घुमाते हैं, तो वो किस तरह का संचार है, अशाब्दिक संचार है। ठीक है, या आपने किसी से गले मिलते हैं तो किस प्रकार का संचार है, अशाब्दिक। या आपने किसी को डराना तो आंख दिखाते हैं उसको, तो किसी कहने की आवश्यकता नहीं, शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी शारीरिक जो भाषा है उसका उपयोग करके संचार जो करते हैं वो किस तरह का संचार है, अशाब्दिक संचार। ये बिल्कुल सिंपल था, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो या शारीरिक भाषा का प्रयोग हो, उसे अशाब्दिक संचार कहते हैं। तो शाब्दिक संचार आप दोनों तरह का देखते हैं। लिखित संचार जो आपके बुक में है वो आपके लिए लिखित का संचार है। तो मैं अपना जो ये आपको वीडियो अपलोड करा रहा हूँ तो वो किस तरह का संचार है, लिखित है या मौखिक है, वो किस तरह का संचार है, मौखिक संचार। ठीक है, मौखिक संचार है ये। तो लिखित और मौखिक के अंदर भी आपको इसके अंदर जो इसका लाभ है या हानि है या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है कि लिखित संचार में दोनों व्यक्तियों का आमने सामने यानी ए और बी जो है वो आपस में संचार करना चाहते हैं, शाब्दिक संचार। लिखित संचार अगर कर रहे हैं तो इन दोनों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं, यानी परस्पर संपर्क होने की आवश्यकता किस संचार में नहीं है, लिखित संचार में उसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि मौखिक संचार में उसकी आवश्यकता है, मौखिक संचार में उसकी आवश्यकता है, जबकि लिखित संचार में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों एक डिफरेंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए और बी जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह के संचार में संपर्क की आवश्यकता है। संपर्क की आवश्यकता मौखिक में, संपर्क की आवश्यकता किसमें नहीं है, लिखित में नहीं। एक और आता है इन दोनों में फर्क में कि सत्यता की जांच किससे की जा सकती है, सत्यता यानी वो सत्य है या नहीं, या उसको झुठलाया नहीं जा सके, ऐसा संचार कौन सा है, लिखित संचार जो है ऐसा संचार। मौखिक संचार जो है उसमें साक्ष्य नहीं जुटाए जा सकते। यहाँ पे सत्यता को छोड़ के अपने ध्यान के वर्ड लिखते हैं साक्ष्यता, यानी सबूत जो है वो जुटाए नहीं जा सकते। किसमें साक्ष्यता अधिक होती है, लिखित संचार। मौखिक संचार में साक्ष्यता क्यों नहीं होती, तो जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो, मान लो आप मेरी, मैं कुछ भी अलग बोल जाता हूँ या गलत बता देता हूँ आपको, और 2 दिन बाद आप कहते हो कि मेरे को ये बताया, लेकिन आपके सामने उस समय साक्ष्य नहीं कि आपने हमें ये चीज बताई थी और आज ये चीज बता रहे हो। तो मौखिक संचार के अंदर साक्ष्य जुटाए नहीं जा सकते। जबकि लिखित संचार अगर मैं आपको कुछ चीज लिख के दे दूं तो आप उसको साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये आपने इस तरह की बात में बताई थी। ठीक है, साक्षरता का उसमें अभाव रहता है आपके मौखिक संचार में, और साक्षरता बनी रहती है लिखित संचार। 2 तरह के और संचार आते हैं, अभी अपने दिशा के आधार पर किए, अभिव्यक्ति के आधार पर किए। अब एक और प्रकार आता है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संचार
और अनौपचारिक संचार। औपचारिक और अनौपचारिक संचार, इस बारे में अपने चर्चा करते हैं कि औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार में क्या डिफरेंस है और ये क्या संचार के प्रकार है। तो जिसकी दिशा या जिसको प्रमाणित माना जा सकता है वो कैसा संचार होता है, औपचारिक संचार होता है। ठीक है, तो इसको औपचारिक संचार क्यों कहते हैं? तो जैसे अगर आपको कल किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि आपके जो है पेपर जो है वो आपके 15 दिन बाद है, ठीक है, और एक जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उसके हेडमास्टर ने आपको कहा कि आपके पेपर जो है वो 15 दिन बाद है, आप किसको मानोगे? जो आपका स्टूडेंट आपके साथी कह रहा है उसको मानोगे या जो आपका टीचर कह रहा है 15 दिन बाद है उसको मानोगे? आपको यकीन किस पे होगा? जो आपका टीचर कह रहा है उस पर यकीन होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जगह से संचार है जिसको प्रमाणित माना जा सकता है, इसमें प्रमाणिकता होती है, प्रमाणिकता होती है। तथा ये भी पता लगाया जा सकता है औपचारिक संचार में कि वो संचार आया कहाँ से, संचार का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है। संचार का सोर्स का जहाँ पता लगाया जा सकता है वो संचार क्या है, औपचारिक संचार। जो अनौपचारिक संचार होता है वो संबंधों पर आधारित होता है, इसके दो तीन आपके अर्थ बताता हूं। संबंधों पर आधारित, अफवाहों पर आधारित। अनौपचारिक संचार की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी प्रमाणिकता नहीं होती है और न ही संचार को जो है वो कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है इसको भी पता लगाया नहीं जा सकता। तो जैसे फेक न्यूज होती है, गलत न्यूज होती है जिसको बना के भेजा जाता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर इस तरीके से पूरी जगह फैल जाता है और बाद में पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं थी। तो वो इन्फॉर्मेशन शुरुआत कहाँ से हुई उसका पता लगाया नहीं जा सकता। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पे एक जगह पर जो है कोई मंदिर है, वहाँ पे देवी देवता या भगवान जो है वो दूध दे दो, तो वहाँ पे पूरे शहर में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फैल जाती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से उसका पता लगाया नहीं जा सकता कि वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसने दी या वो जो किसके दिमाग की उपज है वो थी, तो वो पता लगाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसको अनौपचारिक संचार कहा जाता है और इसको अंगूठी लता का संचार भी कहा जाता है। और इसको अंगूठी लता का संचार, इसको अंगूठी लता का संचार भी कहा जा सकता है। इसका एक विषय है वो कई बार पूछा जाता है, अंगूठी लता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अंगूठी लता के अंदर भी पहचाना नहीं जा सकता कि एक डाल जो है दूसरी डाल से कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से गई है, उसको उलझा सा रहता है, ठीक है ना, तो उसको भी पता लगाया नहीं जा सकता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संचार। अब अपने संचार के प्रकार का जो टॉपिक है वो पूरा कर चुके हैं। दिशा के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर एक दो प्रकार हो रहे औपचारिक संचार, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होना है। जो अर्थगामी संचार है वो शाब्दिक संचार भी हो सकता है, ऐसा नहीं शाब्दिक अलग भी है, ऊर्ध्वगामी अलग भी है। अगर दिशा के आधार पर देखेंगे तो 4 प्रकार हो सकते हैं, अभिव्यक्ति के आधार पर देखेंगे तो 2 प्रकार हो सकते हैं, या अनौपचारिक और औपचारिक भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपने कह दिया कि ये तो लिखित संचार है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, ऊर्ध्वगामी भी हो सकता है। आपने कोई लिखित में मुझे एप्लीकेशन दी कि मुझे कल छुट्टी पे जाना है या कल मैं नहीं आऊँगा, तो वो है तो लिखित संचार और नीचे से ऊपर की तरफ भी है, ठीक है, तो वो ऊर्ध्वगामी भी है और लिखित भी है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ऊर्ध्वगामी है तो लिखित नहीं है या लिखित है तो वो ऊर्ध्वगामी नहीं। समझ आ गई? तो ये अपने संचार के प्रकार के ऊपर ये हो गया। संचार में आगे बढ़ते हैं अपने, आगे अपना है संचार में आने वाली बाधाएं। संचार में कौन कौन सी बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है? मेनली बाधाएं जो है वो समय, भाषागत,
बाधा, ठीक है, प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, ठीक है। ये मेनली आपको बताया मैंने 3 प्रकार के हैं कि बाधाएं जो है वो 3 प्रकार जो संचार को पूरा नहीं होने देती, संचार के बीच में बाधा उत्पन्न करती है। मेन ये 3 प्रकार है, जो 3 के ऊपर ही जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कई हैं, और भी कई होते हैं इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, जो बहुत छोटे माइनर कारक है, बड़े कारक है उनके ऊपर अपने बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है समय। समय जो है अगर ठीक नहीं हो तो संचार का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो जैसे अगर आपको जो संचार किया जा रहा है आपके साथ, तो आपके साथ अगर आपको कह दी हमने 11 बजे जो है 12 बजे या 1 बजे आपको जो है वो क्लास दे दी, ठीक है, क्लास आपको दे दी, और यही हमें अगर आपको रात को 11 बजे 12 बजे कहूँ ये क्लास देनी है, तो मैं जो संचार कर पा रहा हूँ वो पूरी तरीके से होगा या नहीं, इस पे संशय हमेशा रहेगा, क्योंकि वो समय ठीक नहीं है पढ़ाई करने का, वो समय नहीं है, वो समय किसी और चीज करने का या सोने का या कुछ भी करने का, तो वो समय सही नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे, समय जो है वो संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है भाषागत बाधा। तो ये तो आम सी बात है, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसका अर्थ ही आपको पता ना हो, तो मैं जो भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको हिंदी आती है और मैं अंग्रेजी में अपना पूरा जो है वो संचार करता हूँ, तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि दो आमने सामने संचार करने वाले हो उनकी भाषा जो है वो सेम होनी चाहिए। एक और इसके ऊपर भाषागत बाधा के ऊपर बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुहावरे वो उक्तियां संचार में क्या है, में आते हैं कि मुहावरे और वक्तव्य संचार में क्या है, बाधा उत्पन्न करती है या उसको और आगे बढ़ाती है या और आसानी से बढ़ाती है। मुहावरों का प्रयोग अपनी संचार के दौरान मुहावरों का वक्तव्य का प्रयोग जो है वो संचार में बाधा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। क्यों उत्पन्न करती है, क्योंकि इनका प्रयोग करने पर हो सकता है कि सामने वाला उस मुहावरे का अर्थ नहीं पहचानता हो या कुछ गलत अर्थ उसको पहचानता हो, तो वो उसको उस वे में नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि मुहावरे और वक्तव्य संचार में क्या उत्पन्न करती है, बाधाएं उत्पन्न करती है। तीसरा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। जब प्राप्त यानी प्राप्तकर्ता यहाँ पे क्या है, तो एक तो होता है सेंडर यानी भेजने वाला, प्रेषक जिसको कहते हैं, ये भी हिंदी के आप वर्ड याद रखो, प्रेषक यानी भेजने वाला, ठीक है, प्रेषक यानी भेजने वाला, प्राप्तकर्ता यानी प्राप्त करने वाला, यानी संचार को मैं आपके साथ कर रहा हूं तो मैं कौन क्या हूं यहाँ पे, प्रेषक हूं, और आप क्या यहाँ पे प्राप्त करता हूं। अब मैं संचार बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, सही समय पर कर रहा हूँ, सही भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, अच्छे से उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको इच्छा ही नहीं है उसको करने की, तो ये जो है तो आपका संचार कभी भी पूरा नहीं होगा। तो मेरा जो उद्देश्य है संचार का वो क्या है, आपको ये कम्युनिकेशन स्किल जो है चैप्टर सही से समझा सकूं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है कि उसको समझना, आपकी इच्छा नहीं है उसको पढ़ना, तो आप क्या करेंगे, तो इस समय मेरा उद्देश्य पूरा हो पाएगा, मेरा उद्देश्य संचार का पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार में सबसे बड़ी बाधा कौन है, संचार में सबसे बड़ी बाधा जो है वो आपकी क्या है, प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, ठीक है। बाकी और भी संचार में बाधा है, जैसे यहाँ पे आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मान लो, या मेरी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है आपको, या शोर हो रहा है आसपास, तो ये भी एक संचार में बाधा है, जो माइनर बाधाएं हैं जिनको ओवरकम करके यानी जिनको पार करके भी संचार को पूरा किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बाधाएं नहीं, ठीक है। तो संचार की बाधा के ऊपर हमने ये टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट है अपने कि संचार के ऊपर विभिन्न जो दार्शनिक है, जो व्यक्ति है, उनकी क्या परिभाषा है, इनके ऊपर भी अपने को कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये पूछने गया कि एक कथन है कि संचार का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन, संचार जो है वो प्रबंधन की आधारशिला यानी बेस,
ये कथन जो है वो किसने कहा? कथन जो होएगा हमेशा किसमें होएगा? आपका डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होएगा। ये संचार जो है वो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का बेस है। ये कथन किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर जो है वो प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, वो प्रबंधन के ऊपर बताते हैं। तो उन्होंने संचार को भी एक महत्वपूर्ण माना, प्रबंधन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण माना कि अगर संचार नहीं हो, यानी जो कोई कंपनी का बॉस है और उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में संचार नहीं हो तो वो प्रबंधन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो पीटर एफ ड्रकर ने कहा था कि इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचार जो है प्रबंधन की आधारशिला है, किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर। एक और कथन है, संचार के 4 तत्व हैं: बोलना, सुनना, कहना, समझना। संचार के 4 तत्व हैं: बोलना, सुनना, कहना, समझना। ये कथन किसका था? ये कथन था लुइस ए। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको जो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि संचार प्रबंधन की आधारशिला है, ये कथन किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर। संचार के 4 तत्व हैं: बोलना, सुनना, कहना, समझना। ये किसने कहा? लुइस ए। ये आप अभी से याद रखो, इन दोनों के ऊपर भी जो है अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मैं ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं या जो जिनको किस तरीके से इनको पूछा जाता है वो भी आपको साथ साथ में तैयारी करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके अपने परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे, उसमें आने वाली बाधाएं देखी और कथन क्या कहे जा सकते हैं संचार के बारे में, उसके बारे में अपनी चर्चा की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके अंदर आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैंने आपको अभी तक बताया। बाकी इस सब्जेक्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जनरल नॉलेज के ऊपर आधारित होते हैं, यानी आपके सामान्य ज्ञान को टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राधा ने मोहन से कहा कि तुम चले जाओ। ठीक है, और वही मोहन जो है वो आगे जाके किसी को बताता है कि यहाँ पे मोहन क्या है, यहाँ पे मोहन क्या है। राधा ने ए या ऐसे नाम कर दो, ए ने बी से कुछ कहा कि सी को ये कह देना। ठीक है, तो इसमें बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है। तो ये जनरल नॉलेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अपने पास डायग्राम दिया था तो ए ने कहा तो ए क्या है? सेंडर प्रेषक, जो संदेश भेजने वाला है। संदेश प्राप्त करने वाला कौन सा है? सी। तो बी यहाँ पे क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो माध्यम व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं किताब भी हो माध्यम, या वीडियो हो माध्यम, या ऑडियो हो माध्यम। माध्यम जो है वो व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? भी माध्यम हो गया। इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि ए क्या है, ए का पूछे कि ए क्या है इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा। या आपको जनरल नॉलेज के अंदर ये पूछे जा सकते हैं, कुछ भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछा था पिछले पेपर में कि जब आप अपने टीचर से मिलते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, हाय कहना चाहिए, हेलो कहना चाहिए। तो अपने टीचर को रेस्पेक्ट से कहना चाहिए तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। हाय हेलो, अपना दोस्त आए तो उसको हाय हेलो कहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, यानी जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता। आप 10वीं तक पास करके आए तो आपको इन तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने की थोड़ी बहुत तो मेंटल एबिलिटी होगी। तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को मैंने छोड़ते हुए आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिनका सबसे ज्यादा आपके टेक्निकल रूप में इसको पूछा जा सकता है, जिनको आपको पढ़ना जरूरी था या पढ़ाया गया आपको। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें से मैंने आपको 90% जो है इसका पूरा कर दिया। 90% जो है वो फर्स्ट चैप्टर का आपको मैंने इसके अंदर कवर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो जो है एक बार में समझना है तो आप इसको 2-3 बार देखें,
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं ड्राइंग के भी 2-3 वीडियो डाले थे, डिप्लोमेटिक स्किल के मोटिवेशन के ऊपर भी 2-3 वीडियो डाले थे, तो लगभग 30-40% जो है बच्चे वो उसको देख रहे हैं, और उसमें से भी 10-15% जो ऐसे बच्चे हैं जो उसको पूरा नहीं देख रहे हैं, थोड़ी देर टाइम पास होता है जिन्हें देखते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं हम ठीक है बस बंद कर देते हैं, गाना सुनना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप मत करो। आपको रोज का जो है वो आपको 1-2 घंटे दिए जा रहे हैं और 1-2 घंटे आप पढ़ें, क्योंकि ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो जून जुलाई के अंदर होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो बाद में आप नहीं कर पाओगे और सरकारी आदेश के अनुसार आपको ऑनलाइन स्टडी करना भी जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इसके नीचे कमेंट में आप जरूर बताओगे कि आपने ये वीडियो देखा है या नहीं है। अटेंडेंस जो है आपकी, इस अटेंडेंस में जरूरी है आपकी अटेंडेंस जो है मैं रोज यहाँ पे लेता हूँ और फिर आपको अटेंडेंस बताऊंगा कि किस किस ने ये वीडियो क्लास ली है और किस किस ने नहीं ली है। इसका प्रभाव आपके नंबरों पे पड़ सकता है। स्टडी में तो पड़ ही रहा है, आपके वहां से जो नंबर आएंगे वो तो उसके ऊपर तो प्रभाव सीधा पड़ ही रहा है, और आपके यहाँ से जो नंबर जाते हैं उसके ऊपर भी पूरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आप इसको वीडियो को जो है पूरी तरीके से देखें, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाएं। आज अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है कि मैंने आपको बता दिया है कि आपकी फर्स्ट ईयर थ्योरी की क्लास जो है उसका टाइम मैं आपको बता दिया सुबह 8 बजे, और इंटरमीडिएट की क्लास जो है उसका समय होगा सुबह 12 बजे। आज थोड़ा लेट है, आपने इसको 2-2:30 बजे तक आपके पास सामने उपस्थित होंगे ये, ठीक है। तो ये इसकी क्लास जो है वो कल से आपको 12 बजे मिलना स्टार्ट हो जाएगी, थ्योरी की जो है वो 8 बजे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों हो गए। जो सेकंड ईयर के छात्र हैं उनको शाम को 4 बजे थ्योरी की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैथ और ड्राइंग की, और इसमें भी ड्राइंग और मैथ की क्लास जो है वो आपको जल्द से जल्द 1-2 दिन में आपको बता देंगे कि वो उसका टाइमिंग क्या होगा। अभी आपके लिए 2 क्लास और यहाँ पे 1 क्लास जो है वो मिलना अनिवार्य है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका। आप नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाना न भूलें कि आपकी अटेंडेंस पूरी होगी। धन्यवाद।